आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। इसके पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी और ये लास्ट थ्योरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो लिखते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, ये टॉपिक जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये अभी तो आप पढ़ रहे हो CFT जिसको हम बोलते हैं, ये आपको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो चैप्टर होगा उसमें भी यूज होगी, है ना। एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है वहां पर यूज होगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? स्ट्रक्चर के हिसाब से। किसके स्ट्रक्चर के लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा था? फॉर्मेशन बताया, मैग्नेटिक मूवमेंट जो बता रही थी वो इतना एक्यूरेट नहीं बता रही थी, एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पता चल पा रहा था। पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या करा? बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीजें बताई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या असर करा था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में? अभी तक हम कौन सा बॉन्ड पढ़ने आए हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके का बॉन्ड होता है? बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या माना था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो नाम में क्या आ रहा है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल किसमें बनता है? जब प्लस माइनस वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या माना कि जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बिटवीन, सबसे पहला पोस्टुलेट लिख लो, बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज आयोनिक। कौन सा बॉन्ड माना है हमने कि जो बॉन्ड होगा सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कैसा होगा? आयोनिक होगा। ये चीज सबको समझ में आ गई? जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, सीए में तो समझते हो ना, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा एक्ट करेगा एज अ कैटायन। किसके जैसा एक्ट करेगा? कैटायन। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? हमेशा पॉजिटिव। याद करो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखी थी मेटल्स की। हर बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +1 +2 +3 +4 +5 ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक भी एग्जांपल में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आई क्या? एक में भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आई? कैसे नाम निकालते थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे K4 Fe(Cl)6। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के था, इसको H0 करते हैं, 1:4 कर देते हैं, प्लस माइनस 1:6 कर देते हैं, 0 के 1। तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? पॉजिटिव नंबर आता था। जल्दी बताओ, है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होगा? कैटायन। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आयोनिक कंपाउंड सबको पता, जैसे घर में टेबल सॉल्ट नमक बनता है तो वो कैसे बनता है? जब Na+ और Cl- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तब क्या बनता है? टेबल सॉल्ट बनता है। कैसा होता है टेबल सॉल्ट दिखने में? क्रिस्टल बनते हैं। नमक दिखने में क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर दिखता है, नहीं दिखता? जल्दी बताओ, है ना। तो वैसे इन्होंने भी ये बोला कि जो बॉन्ड होगा सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में वो आयोनिक होगा, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम किसके जैसा एक्ट करेगा? कैटायन के जैसा। और लिगेंड किसके जैसा एक्ट करेंगे? लिगेंड किसके जैसा एक्ट करेंगे? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन मतलब लिगेंड किसके जैसा एक्ट करेगा? एनायन के जैसा। इतना क्लियर है सबको? मतलब लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया कि भैया अगर न्यूट्रल लिगेंड हुआ, न्यूट्रल लिगेंड समझते हो ना, जिसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तब आप कैसे बोलोगे कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा? अगर न्यूट्रल लिगेंड हुआ तो आप कैसे बोलोगे आयोनिक बॉन्ड बनेगा? जैसे H2O
बोलोगे कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा? कोई बता सकता है? आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए था कि लिगेंड के पास में क्या हो, नेगेटिव चार्ज रखता था, तभी तो सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज उसके साथ में कंबाइन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा और आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा बोला कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसके जैसा एक्ट करेगा? डाइपोल के जैसा। आपने फिजिक्स में डाइपोल पढ़ा है ना? न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसके जैसा एक्ट करेगा? डाइपोल के जैसा। पढ़ा है कि फिजिक्स में डाइपोल, है ना? तो डाइपोल जैसा एक्ट करेगा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा बॉन्ड को, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इधर से भी यही चीज होगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो टोटल इसके ऊपर 2 पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल मतलब छोटा सा नेगेटिव चार्ज है। ये छोटे से नेगेटिव चार्ज की वजह से ये सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ क्या बना लेगा? आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है सबको कैसे प्रोसेस होगा? पहला पॉइंट समझ में आ गया? सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ में आयोनिक बॉन्ड बनाएगा डाइपोल वाली प्रॉपर्टी के साथ। कौन? न्यूट्रल लिगेंड अगर हो, नेगेटिव लिगेंड है तो कोई बात ही नहीं। इतना क्लियर है सबको? और पॉजिटिव लिगेंड क्या करेगा इसके बारे में उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था, मतलब ये इनका एक ड्रॉबैक हो सकता है ना कि पॉजिटिव लिगेंड के बारे में कुछ बताया ही नहीं एक तरीके से। चलो लिख लो पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं तो सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या समझा? सेकेंड पॉइंट पे हमने समझाया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा और लिगेंड को हमने क्या कंसीडर करा? इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल है तो ऐसा तो कंसीडर नहीं कर सकते स्ट्रक्चर बनाने के लिए हर बार H2O कितना बड़ा बड़ा था। तो सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या करा? दिस थ्योरी कंसीडर, मतलब इट कंसीडर लिगेंड एंड central metal atom as negative and positive point charges। बात समझ में आई सबको? देखो सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है कि इस थ्योरी में क्या करा था? तो लिगेंड अभी हमने देखा था H2O अमोनिया, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर हम बना लेना हो तो पूरा बोर्ड खा जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करने के लिए उन्होंने क्या बोला? जो भी लिगेंड होगा उसको हम कौन सा पॉइंट चार्ज समझेंगे? नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो बुक के अंदर जो डायग्राम बना उसमें ऐसा बॉल लिख रहे हो, बॉल लिखा होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज जो लगा है वो क्या बता रहा है? लिगेंड बता रहा है। क्या बता रहा है? क्या बताएगा? लिगेंड, है ना? और अगर ऐसा पॉइंट चार्ज होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या बताएगा? सेंट्रल मेटल एटम। क्या बताएगा? सेंट्रल मेटल एटम। लिख लो तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अब इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेनली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही पॉइंट के अंदर है। अभी तक तो हमने क्या सीखा कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लेकर जा रहे हैं वो ये है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने किस चीज को कंसीडर करा, डी ऑर्बिटल्स के ऊपर इफेक्ट को कंसीडर करा जब कौन अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम के पास, है ना। पहले समझ, अभी तक हम क्या समझता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। अरे सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर की कि लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास में क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना। तो एक्चुअली सेंट्रल मेटल एटम होते कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, प्लेटिनम, देखो सब डी ब्लॉक में आते हैं, आते हैं नहीं आते, सब डी ब्लॉक में, जल्दी बताओ। तो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उनके पास में क्या होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, मतलब उनका डी ऑर्बिटल अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, है ना। उनके पास में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल अगर आपको याद हो, है ना, क्लास 11 में जब हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं, चैप्टर 2, तो वहां पर होता है dx² y², ठीक है, एक होता है dxy dyz dzx और dz²। तो ये दो क्या होते हैं, एक्सिस के अलाउंग का जिनका डायग्राम बनाऊंगा अभी, और अभी ये समझ लो ये एक्सिस के बीच में होंगे, जैसे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, है ना, ये 3 एक्सिस है। तो ये दोनों तो कहां होंगे, एक्सिस के अलाउंग, मतलब ये दोनों एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, ये x और y वाले एक्सिस पर होगा और ये z वाले एक्सिस पर होगा। बाकी ये तीन जो है वो एक्सिस के बीच में होंगे, ऐसा xy होगा, ऐसा yz होगा, ऐसा zx होगा, एक्सिस के बीच में होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, अभी इतना क्लियर है सबको, है ना। तो देखो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है। जब तक लिगेंड अभी इनके पास पहुंचा नहीं है, जब तक लिगेंड इनके पास नहीं पहुंचा, सबकी एनर्जी क्या है इसमें, सबकी एनर्जी क्या सेम है कि डिफरेंट है, सबकी एनर्जी क्या होगी, शुरू में सेम होगी, इक्वल एनर्जी होती है ना, हर सबसे में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। तो अभी लिगेंड इसके पास में नहीं आया, तो अभी इसकी एनर्जी कैसी है, सभी ऑर्बिटल्स, ऑल डी ऑर्बिटल्स है इक्वल एनर्जी। मैं लिखवाऊंगा ये पॉइंट ताकि समझ लो, सबकी शुरू में क्या होगी, इक्वल एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी कैसी होगी, सबकी सेम होगी। पर जैसे लिगेंड अपना अपने लोन पेयर लेकर इसके पास में पहुंचेगा, जैसे लिगेंड अपने अपने लोन पेयर लेकर इसके पास में पहुंचेगा, तो अभी हमने सुना कि सेंट्रल मेटल एटम को हमने कंसीडर करना है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के जैसा, इसको कंसीडर करना है नेगेटिव पॉइंट चार्ज के जैसा, है ना। अब एक चीज बताओ, सेंट्रल मेटल एटम को भले सब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के जैसा कंसीडर कर रहे हो, पर सेंट्रल मेटल एटम के पास में क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। अब जैसे ये लोन पेयर लेके पहुंचेगा तो इसके पास भी इसके भी ऑर्बिटल होंगे, लोन पेयर वाले होंगे ना ऑर्बिटल, तो दोनों ऑर्बिटल से एक दूसरे को क्या करेंगे, सभी रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, है ना, रिपेल करेंगे। तो पहले तो क्या होगा, रिपल्शन हुआ, और पहले तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, सभी पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी शुरू में क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। उस एनर्जी के इंक्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, बेरी सेंटर। कौन सा सेंटर बोलेंगे, कौन सा सेंटर बोलेंगे, बेरी सेंटर। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है, और अगर लिगेंड जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज वाली लिगेंड है वो इसके आसपास सिमेट्रिक फील्ड बना रही है। कैसी फील्ड बना रही है, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक है ना,
दो लिगेंड ऊपर है, दो लिगेंड कहाँ है, साइड में बन रहा है ना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फिगर सबको पता है कि क्लास में पढ़ता है छोटी सी क्लास में से। है ना। देखो पॉइंट चार्ज का अबाउट क्या सिमेट्रिक है। देखो अगर मैं इसको नीचे से ऐसी लाइन बनाऊं तो ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव, मतलब सिमेट्रिक है। इधर से देखूं तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के आसपास स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब ऐसा लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम और इसके आसपास सब लोग क्या है लिगेंड जो अरेंज हो रहे हैं वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, सिमेट्रिक मैनर। कैसे अरेंज हो रहे हैं, सिमेट्रिक मैनर। तो एक चीज बताओ, रिपल्शन सिमेट्रिक होगा क्या एसिमेट्रिक होगा? रिपल्शन भी क्या होगा, रिपल्शन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिपल्शन होगा। मतलब जितना फोर्स इसके ऊपर ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, तो रिपल्शन सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। पर हर बार रिपल्शन सिमेट्रिक नहीं होता। जब भी स्ट्रक्चर बनता है तो क्या पाया हमने, रिपल्शन क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट है ये सिमेट्रिक नहीं है। कहीं पर क्या है ज्यादा पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है, कहीं पे कम पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। तो इन ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या लगता है, अलग अलग रिपल्शन लगता है। कैसा रिपल्शन लगता है, कैसा रिपल्शन लगता है, अलग अलग। अब अलग अलग रिपल्शन लगेगा तो किसी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। डी ऑर्बिटल ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में, है ना। एक पार्ट जिसकी एनर्जी कम है, एक पार्ट जिसकी एनर्जी ज्यादा है ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। मैं एक बार शॉर्ट में वापस समझा देता हूं क्या होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम ये मानते हैं कि शुरू में सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जितने भी डी ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, जो कि बिल्कुल सही है। सभी की एनर्जी शुरू में क्या होती है, डी ऑर्बिटल की सेम होती है। जैसे लिगेंड इसके पास अप्रोच करेगा तो लिगेंड क्या करना चालू करेगा, इन ऑर्बिटल्स को रिपेल करना चालू करेंगे। क्या करना चालू करेंगे, रिपेल करना चालू करेगा। क्यों रिपल्शन होगा तो समझ लो। भले से आप सेंट्रल मेटल एटम को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान रहे हो, जैसे आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता था या तो +3, पर क्या इसका ये मतलब है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है? इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, जल्दी बताओ। Fe3+ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो हमको ये भी समझना होगा इसके लास्ट चेन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो जब लिगेंड अपने लोन पेयर लेकर आएंगे तो ये लास्ट चेन वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन लगेगा, और ये रिपल्शन से इन डी ऑर्बिटल की, वेकेंट डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो शुरू में क्या होगा, जैसे ही लिगेंड इसके पास है, वेकेंट डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना। सबकी एनर्जी बराबरी से इंक्रीज हुई क्योंकि लिगेंड थोड़ा कम पास में है, तो हमने क्या बोल दिया, बेरी सेंटर बन गया। अब क्या होगा, जैसे लिगेंड ज्यादा पास में आएंगे और एक सिमेट्रिक फील्ड में जम गए, अगर सिमेट्रिक फील्ड में जम गए तो सभी की एनर्जी क्या रहेगी, सिमेट्रिकली जमे तो सबकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी। अभी बताया ना, सिमेट्रिक जमेंगे तो रिपल्शन भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, मतलब एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। पर अगर लिगेंड आके अनसिमेट्रिकली जम गए, जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो अनसिमेट्रिक है अरेंजमेंट अनसिमेट्रिक। तो ऐसे केस में क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स के ऊपर लगने वाला रिपल्शन भी अलग अलग होगा। मान लो इन दो पे ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, इन पे कम रिपल्शन लग रहा है, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब डी ऑर्बिटल दो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इस, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई। डी ऑर्बिटल की क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमको ये, हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन पॉइंट यही था
कि जब भी बॉन्ड बनता है तो यही होता है कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अपना आयोनिक बॉन्ड बनता है और आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका शेप दिखता है। क्लियर है सबको? डिक्टेट कर दो इस पॉइंट को, समझ में आ गया? लिखो, है ना, इस पॉइंट को लिखो, है ना। तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, in ground state, according to this theory, in ground state, central metal atom, according to this theory, in ground state, ऐसा देखो, according to this theory, in ground state, all the d orbitals of central metal atoms, have equal energy. उनकी एनर्जी कैसी होगी? कैसी एनर्जी होगी? शुरू में कैसी एनर्जी रहती थी? have equal energy, है ना। तो इक्वल एनर्जी होने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? देखो मैं लिख देता हूं, डीजेनरेट। इसका मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं डी सबसे लेकर उन सबकी एनर्जी क्या है? इक्वल। क्लियर है सबको? लिख लिया सब? लिखना है ना, कॉपी नहीं पाते जाओ, लिखते लिखते। इसके बाद देखो दिस डीजेनरेसी, है ना, दिस डीजेनरेसी, डीजेनरेट करके लिख लेना ब्रैकेट में, किसी को डीजेनरेसी बोलते हैं। उसके बाद देखो दिस डीजेनरेसी, लिखते हुए दिखना चाहिए, सबका वीडियो देखो, इज मेंटेन, दिस डीजेनरेसी इज मेंटेन if the negative point charges around the legend, if the negative point charges around the central metal atom forms a spherically symmetric field. कैसी फील्ड बनाएंगे? फॉर्म a spherically symmetric field। ठीक है, लिख लिया सबने? किसी का कहां से छूटा हो तो बता दो। फॉर्म a spherically symmetric field, देखो जो हमने समझाया वही चीज हम लिख रहे हैं यहां पर, है ना। ठीक है, if the कहां तक लिख लिया सबने? एक बार रिपीट कर दो। शुरू से बोलो क्या लिखा ना, शुरू से बोलो क्या लिखा है, मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा लिखा दूंगा और आगे का क्योंकि थोड़ा सा पार्ट पार्ट लिख लिया। ठीक है, बोल दो कहां से क्या लिखा है। क्या क्या लिखा शुरू से एक बार रिपीट कर दो, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। However, उसके बाद देखो however as the field is unsymmetrical, जनरली क्या होती है कि ये फील्ड कैसी होती है? अनसिमेट्रिकल होती है। However, as the field is unsymmetrical, ठीक है, डीजेनरेसी
of d ऑर्बिटल्स इज स्प्लिट, मतलब d ऑर्बिटल कितने पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, degeneracy of d orbitals is split, ठीक है, लिख लिया इतना। लिख लिया। However the है ना, however the field is unsymmetry, degeneracy of d orbitals is split, ठीक है, मतलब d और degeneracy स्प्लिट हो जाएगी, मतलब सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल नहीं होगी, तो d ऑर्बिटल भी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना d ऑर्बिटल भी, ठीक है। hence d orbital is splitted, hence d orbital is splitted, the splitting of d orbitals, उसके बाद देखो the splitting of d orbitals depends upon the splitting of d orbitals किसके ऊपर डिपेंड करेगी, splitting of d orbitals, किसके ऊपर डिपेंड करेगी splitting of d orbitals, अरे अभी लीजेंड के ऊपर, वेरी गुड। द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लीजेंड। एक चीज बताओ, अगर नेचर लीजेंड स्ट्रांग हुआ, अगर लीजेंड स्ट्रांग हुआ तो ज्यादा रिपल्शन करेगा, ज्यादा रिपल्शन करेगा तो एनर्जी ज्यादा बढ़ाएगा, मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर लीजेंड वीक हुआ तो कम रिपल्शन करेगा, कम एनर्जी बढ़ाएगा, तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा, है ना, कम होगी। अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो स्प्लिटिंग ज्यादा, लिगेंड वीक हुआ तो स्प्लिटिंग कम होगी। फोर्थ पॉइंट लिख लो, दिस थ्योरी गिव्स एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एग्जैक्ट नेचर ऑफ मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस थ्योरी ने क्या बताया था, एग्जैक्ट नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक्चुअली में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कैसा होगा, ये इसने बताया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। 7 पॉइंट, सॉरी 4 के बाद 6 इस थ्योरी ने एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक किया था, देखो 2 ड्रॉबैक अभी तक हमने इस थ्योरी के देखे हैं। पहला ड्रॉबैक किया था कि पॉजिटिव लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बोला, दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इस थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन की कोई बात नहीं करी। अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक भी पॉइंट पढ़ा था इसके अंदर, है ना, तो लिख लो, इट डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, इट डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन of coordinate compounds। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इसमें कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए सब।